ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अम, जो कि हम 2014 का पेपर देख रहे हैं। तो हम इसका न्यूमेरिकल, अभी से पहले हमने न्यूमेरिकल थर्ड का ए देखा था। अब हम इसमें फोर्थ का बी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है वो न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे आप एक चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक्चुअली इसने क्या पूछा है, पावर एक्सपेंडेड पर टी आर। ठीक है, तो आपने सीओपी निकाल लिया है। ठीक है, सीओपी इसका कितना आया है, सीओपी जो इसका आया है वो आया है अराउंड 5.59। सीओपी कितना आया है, 5.59। ठीक है, जो हमने पावर निकाली है वो एक्चुअली टोटल पावर है, जो कितनी आई है हमारी 11.27 किलोवाट। ठीक है, लेकिन अगर आपको पावर पर टीआर चाहिए, मतलब एक टीआर के लिए, एक टनेज के लिए कितनी पावर चाहिए, तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं। सीओपी जो है वो 5.59 है, इज इक्वल टू जो हमारा रेफ्रिजरेशन अफेक्ट, यानी कि यहाँ पे रेफ्रिजरेशन अफेक्ट कितना दिया, 1 टीआर, और एक टीआर में कितना होता है 3.5। ठीक है, 3.5 डिवाइड बाय पावर। ठीक है, तो ये इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा पावर रिक्वायर्ड पर टीआर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 0.626, ये आ जाएगा 0.626 किलोवाट। तो इतनी पावर एक टीआर के लिए, इतनी पावर चाहिए। तो यहाँ अगर हमें टोटल 18 टीआर है तो उसके लिए कितनी पावर हो जाएगी, बात समझ रहे हैं? एक टीआर के लिए पावर कितनी चाहिए, 0.626 फॉर 18 टीआर। फॉर 18 टीआर पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.626 इंटू 18। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इंटू 18 कर देंगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा 11.27। तो ये बेसिकली टोटल पावर है। ठीक है, इट इज टोटल पावर, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट पावर एक्सपेंडेड पर टीआर, देन दिस इज पावर एक्सपेंडेड पर टीआर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे प्रोसेस ठीक है, बट आप इसमें थोड़ा सा ये वाला चीज करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम अपने वापस से न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। A vapor compression system with ammonia as the refrigerant works between the pressure limits of 2 bar and 12 bar। ठीक है, with a compression of 3 stage। ठीक है, एंड वाटर इंटरकूलर्स। ठीक है, तो जो वेपर लीव कर रही है वाटर इंटरकूलर को, वो 4 बार है और 8 बार है। ठीक है, तो चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि 4 बार और 8 बार पे लीव हो रही है और 3 स्टेज कंप्रेशन है। ठीक है, लोड हमें दिया हुआ है 12 टीआर। तो इसकी जो टीएस डायग्राम या इसका जो पीएच डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट एच है। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेज कंप्रेशन है। ठीक है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट होगा कंप्रेशन, यहाँ तक कंप्रेस होगा, फिर इसके बाद कूलिंग होगी, फिर दोबारा स्टार्ट होगा कंप्रेशन, फिर दोबारा कूलिंग होगी, और फिर दोबारा कंप्रेशन स्टार्ट होगा, फिर दोबारा कूलिंग होगी। ठीक है, अप टू दिस पॉइंट, और फिर इसमें एक्सपेंशन होगा, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी और ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मूवमेंट होगा। अभी जो 2 3 है पॉइंट, ये जो 2 3 पॉइंट है, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर के अलोंग होगा। इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है, 4 बार। ठीक है, ये प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 बार। और ये जो 4 वाली लाइन है, ठीक है, इसको भी आप एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली 2 3 है, ये इसे आप 5 मान लीजिए, इस वाले पॉइंट को 5 मान लीजिए, इस वाले पॉइंट को ये 6 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 बार। ये वाला प्रेशर कितना दिया हुआ है हमें, 12 बार, और ये वाला प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है, 2 बार। ठीक है, 2 बार। तो ये सारे प्रेशर दिए हुए हैं, उससे हमसे पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द 3 कंप्रेसर, पावर रिक्वायर्ड चाहिए। तो पावर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, वर्क डन इन फर्स्ट कंप्रेशन प्लस वर्क डन इन सेकेंड कंप्रेशन प्लस वर्क डन इन थर्ड कंप्रेशन। तो वर्क डन इन फर्स्ट कंप्रेशन कितना हो जाएगा, m डॉट H2 माइनस H1। ठीक है, उसके बाद वर्क डन इन सेकेंड कंप्रेशन कितना हो जाएगा, m डॉट H4 माइनस H3। ठीक है,
H4 माइनस H3, और वर्क डन इन थर्ड कंप्रेशन कितना हो जाएगा, m डॉट H6 माइनस H5, ठीक है। तो ये तीनों वर्क डन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एम डॉट पूछा है उसने, लेकिन हमें एम डॉट तो पता नहीं है। एम डॉट निकालने के लिए उसने हमें क्या दे रखा है, लोड दे रखा है 12 टी आर का। तो हम एम डॉट निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, 12 टी आर इंटू, एक टी आर में कितना होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू H1 माइनस H7, ठीक है। और H7 किसके बराबर है, H6 के बराबर। हाँ, ये 0.8 हो जाएगा, सॉरी ये 0.8 है, ये 7 है, तो ये 0.8 हो जाएगा। तो H1 माइनस H8, और H8 किसके बराबर है, H7 के बराबर है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो अगर हमें H2 H1 एंथैल्पीज पता चल जाए तो फिर हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो इसको करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप जो इसका साइकोमेट्रिक चार्ट है, जो सॉरी जो इसका रेफ्रिजरेंट का डायग्राम है, आप इसको यूज़ करिए। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, टू, ये मेगा पास्कल में है। हमारा जो पहला प्रेशर दिया हुआ है वो कितना है, 2 बार। तो 2 बार कितना हो जाएगा, 0.2 मेगा पास्कल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम प्रेशर सारे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रेशर सारे प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप खींचिएगा लाइन, 12 बार दिया हुआ है, 12 बार कितना हो जाएगा, 1.2 मेगा पास्कल। तो 1.2 मेगा पास्कल की आप एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिएगा। जब भी मल्टी स्टेज कंप्रेशन का सवाल आए तो आप ग्राफ से ही करिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद 4 बार है, 4 बार कितना हो जाएगा, 0.4 मेगा पास्कल। यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। और दूसरा है 8 बार, ठीक है। एक और कौन सा प्रेशर है, 4 और 8, तो 8 बार यानी कि 0.8 मेगा पास्कल। तो ये एक आप यहाँ से लाइन खींच लीजिए, ठीक है। खींच लिया आपने चारों लाइनें, चारों प्रेशर के अलोंग। अब इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइंस जो ये दिख रही है आपको, 2 से 3, 3 से 4 और 5 से 6, हम इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे। और ये लाइंस कैसी होंगी, कांस्टेंट एंट्रोपी के अलोंग होंगी, ठीक है। तो मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी पहली लाइन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और तीसरी यहाँ से इस वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक। और आपको ड्रॉ हमेशा किससे करनी है, अलोंग अलोंग अ एंट्रोपी लाइन, ठीक है। ये जो एंट्रोपी की लाइंस हैं इसके अलोंग ही आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोई भी सब कूलिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि किसको स्ट्राइक करेगी, जो स्ट्राइक करेगी यहाँ पे, ठीक है। बस ये ही हमारा मेन काम था। अगर आपने इतना कर लिया तो आपने समझ लीजिए 80% इसका काम कर लिया। मैं पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ठीक है, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5, ये पॉइंट 6, ये पॉइंट 7 और ये पॉइंट 8, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्क किए थे मैंने, जैसे यहाँ पे मार्क किए थे वही पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे भी शो कर दिया, ठीक है। फ्लो कैसा होगा, मैं इसको पहले मैं फ्लो बना देता हूँ। फ्लो कैसे रेफ्रिजरेंट करेगा, पहले पहले 1 से 2 जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा, फिर 3 से 4 जाएगा, ठीक है, 4 से 5 जाएगा, 5 से 6 जाएगा, 6 से 7 जाएगा, और 7 से 8 जाएगा, और 8 से 1 जाएगा। ऐसे रेफ्रिजरेशन फ्लो होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए, ठीक है। दिख रहा है, पहले रेफ्रिजरेंट 1 से 2 जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा, फिर 3 से 4 जाएगा, 4 से 5 जाएगा, फिर 5 से 6 जाएगा, और 6 से 7 जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। अब बस आपको लास्ट काम करना है, हर पॉइंट के अलोंग आपको एंथैल्पी देखनी है, ठीक है। पॉइंट 1 के अलोंग एंथैल्पी देखनी है, 2 के अलोंग देखनी है, 3 के अलोंग, 4 के अलोंग, 5 के अलोंग, 6 के अलोंग, 7 के अलोंग, और 8 के अलोंग आपको क्या देखनी है,
एंथैल्पी देखनी है, ठीक है। तो एंथैल्पी हर पॉइंट के अलोंग देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस्ट है कि आप यहाँ से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लें, ठीक है। जहाँ पे वो स्ट्राइक करे उसके करस्पॉन्डिंग आप देख लें। जैसे मैं आपको एक देख के एक आपको देख, जैसे ये वाली एक फर्स्ट आपको मैं देख के दिखाता हूँ। जैसे ये पॉइंट 1400 है, पहले देख लीजिए कि 1400 की लाइन कौन सी है, ठीक है, ठीक है। तो ये 1200 है, ये 1400 है, ठीक है, और ये 1600 है। सबसे पहले आप 1400 और 1600 की जो लाइन है उनको आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये एक अलग से दिख रही होगी आपको, अलग से थिक जो लाइन है, ये हमारी जैसे ये 1800 की है और 1600 की, ठीक है। आप ये वाली मान लीजिए या जो भी आपको ठीक लग रही है इनमें से, ठीक है। वैसे ये वाली मुझे लग रही है तो मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ से 1400 से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए ताकि आपको अंदाजा रहे कि आपकी एंथैल्पी किस किस के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये 1400 की लाइन हो गई। ऐसे ही आप एक 1600 की लाइन खींच लीजिए यहाँ से, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारी जो भी एंथैल्पी आएंगी वो इन दोनों लाइंस के बीच में ही लाई करेंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद बहुत सिंपल है, आपको बस एंथैल्पी देखते जाना है और लिखते जाना है, ठीक है। तो मैंने देख ली है, मैंने लिख रखी हैं, आप भी बिल्कुल इसी के हिसाब से लिख के देखिएगा कि क्या आपकी भी इतनी ही आ रही हैं या इससे कम आ रही हैं या इससे ज़्यादा आ रही हैं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो एंथैल्पी आपकी आएंगी वो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही लाई करनी चाहिए। इन दोनों के 1400 और 1600 जो है इनके बीच में ही लाई करेंगी, इसके बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे सपोज H1 जो आएगी, H1 कितनी आ रही है, जैसे मैं H1 लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ अलग जगह पे, ठीक है। तो H1 हमारी आएगी, H1 आएगी 1420, ठीक है। H1 आएगी 1420 किलो जूल पर केजी, ठीक है। उसके बाद H2 आ जाएगी हमारी 1515 किलो जूल पर केजी, ठीक है। H3 H3 आ जाएगी 1342 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ऐसे ही H4 जो आ जाएगी, H4 आ जाएगी 1525 किलो जूल पर केजी। H5 कितनी आ जाएगी, H5 आ जाएगी 1461 किलो जूल पर केजी। और H6 आ जाएगी हमारी 1500 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो इसी के समथिंग आपकी भी आएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेंगे H7 कितनी हो जाएगी, H7 हो जाएगी हमारी 328 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो इस तरह से आप भी सारी एंथैल्पीज देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी भी एंथैल्पी इसी के बीच में लाई करेंगी, इससे बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होंगी, ठीक है। तो आप भी एक बार अपने हिसाब से एंथैल्पी देख के देखिएगा, कैसे कैसे देखनी है। जैसे मैं आपको एक देख के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मैं आपको एक देख के बता देता हूँ। सपोज हमें H1 पे देखनी है तो आप क्या करिएगा, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा। ये जो H1 का पॉइंट है, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, देखिए ये कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो ये सपोज 1400 है तो इसको इसको हम 1420 मान सकते हैं। अब पॉइंट 2 पे देखनी है तो क्या करिए, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए और जहाँ पे भी ये स्ट्राइक हो रही है, तब देखिए ये 1600 के ज़्यादा पास है, 1500 से थोड़ा सा दूर है। 1500 इन दोनों के कहीं बीच में लगे, ये सपोज 1500 है, ये सपोज 1500 है, तो ये 1500 और 1600 के बीच में है, ठीक है। या 1500 से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो आप इसको मान सकते हैं, ये सपोज 1500 है तो आप इसको 1550 भी मान सकते हैं या 1515 मान सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये H3 है, H3 से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। और H3 से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके H3 की भी एंथैल्पी देख सकते हैं 1400। तो इस तरह से ही आपको एंथैल्पी देखनी है हर पॉइंट के अलॉन्ग, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, उससे बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस आप ध्यान रखिएगा 1400 से 1500, 1400 से 1600 के बीच में ही एंथैल्पी रखनी है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप फाइनल आंसर में देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब हमें एंथैल्पी पता चल गई तो अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं।
देन हमारा अब सबसे पहले हम निकाल लेंगे एम डॉट। तो एम डॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 × 3.5 इज इक्वल टू एम डॉट H1। H1 हमने कितना है, एच ये दिखा है ना फॉर्मूला, H1 माइनस H8, ये फॉर्मूला लिखा है, इसी को हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो H1 हमारा कितना है 1420 और H8 हमारा कितना है 328। ठीक है, H8 किसके बराबर है, H7 के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको मास फ्लो रेट मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारा मास फ्लो रेट आ जाएगा 0.03847, 0.03846 kg/s। ठीक है, अब मास फ्लो रेट आ गया तो टोटल पावर हम निकाल सकते हैं। पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, तो एम डॉट सब में से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3 प्लस H6 माइनस H5। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको टोटल पावर मिल जाएगी। एम डॉट हमें पता है 0.03846। ठीक है, बाकी ये सारी वैल्यूज आप यहाँ से रख सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं भी सॉल्व करके देख लेता हूँ, 1 मिनट, आप भी सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 8.34। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8.34 किलो वॉट। ठीक है, तो पावर कितनी आ जाएगी, 8.34 किलो वॉट। ये टोटल पावर है, टोटल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द 3 कंप्रेसर्स। ठीक है, और अगर आपको इंडिविजुअल पावर निकालनी है तो आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, W1 W2 और W3 भी आप निकाल सकते हो। फिर इसमें कंपेयर करने को कहा है उसने सीओपी ऑफ द सिस्टम विद दैट ऑफ अ आइडियल सिस्टम। ठीक है, आइडियल सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हम लोग पहले कंप्रेस कर रहे हैं, फिर उसको कूल कर रहे हैं, फिर दोबारा कंप्रेस कर रहे हैं, फिर कूल कर रहे हैं, फिर कंप्रेस कर रहे हैं, फिर कूल कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा ना करते, डायरेक्ट कंप्रेस करते, तब सीओपी क्या होता। ठीक है, और इस केस में सीओपी कितना है, तो इस केस में तो सीओपी सिंपली आ जाएगा, हम कैसे निकाल सकते हैं, 12 × 3.5 डिवाइड बाय पावर कितनी है 8.34। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको डायरेक्ट सीओपी मिल जाएगा इस केस में। तो इस केस में डायरेक्ट सीओपी कितना आ जाएगा आपका 5.03। ठीक है, इस केस में डायरेक्ट सीओपी आ जाएगा। लेकिन दूसरे वाले केस में उसने क्या बोला है कि अगर हम डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं बिना इंटरकूलिंग के, तो हम उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम इंटरकूल ना करते तो हम सीधे पॉइंट 1 से कंप्रेस करते, इसको लेके जाते अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अलोंग अ कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन के हम मूव करते, तो हमारी जो फाइनल एंथैल्पी आती है H2 के अबाउट, वो आ जाती लगभग, आप देख सकते हो ये 1800 के काफ़ी करीब है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, थोड़ी सीधी नहीं बनी लाइन। ठीक है, अब भी इसको और सा सीधा ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1700 से ज़्यादा है, जो सपोज 1720 मान लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारा जो एंथैल्पी आती है वो कितनी आती है 1720। ठीक है, तो अगर हम लोग, मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं विदाउट इंटरकूलिंग, तब पावर कितनी लगती, अगर हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं विदाउट इंटरकूलिंग तो होता मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय, इस पॉइंट को सपोज हम मान लेते हैं H2 डैश माइनस H1। तो एम डॉट हमारा कितना आया था, एम डॉट हमारा आया था, एम डॉट हमने कैलकुलेट किया था तो वो हमारा आया था 0.054। जस्ट लेट मी चेक, एम डॉट हमारा आया था 0.038। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0384 मल्टीप्लाइड बाई H2 डैश हमारा मान लो 1710 है, माइनस H1 हमारा कितना था, H1 था हमारा 1420। ठीक है, H1 हमारा 1420 था। ठीक है, 1420। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अब पावर रिक्वायर्ड कितनी आएगी चेक कर लेते हैं, 1710 माइनस 1420। ठीक है,
तो अब पावर कितनी आ रही है 11.13 किलो वॉट। ठीक है, तो देखिए पहले पावर कितनी आ रही थी हमारी, पहले पावर हमारी जो आ रही थी 8.37, अब देखिए पावर कितनी आ रही है 11.313। मतलब अगर आप कूलिंग नहीं करेंगे और डायरेक्ट कंप्रेशन करेंगे तो मोर पावर इज रिक्वायर्ड, मोर पावर इज रिक्वायर्ड। और अगर पावर ज़्यादा लगेगी तो सीओपी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, सीओपी हमारा कम हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 11.13 से और देखेंगे हमारा सीओपी कितना आ रहा है। ठीक है, अब सीओपी आ जाएगा 3.77। ठीक है, तो पहले वाले केस में सीओपी कितना आ रहा था 5 के समथिंग, और अब हमारा सीओपी कितना आ रहा है 3.77। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कंप्रेशन है, जो इंटरकूलिंग है वो कितनी अफेक्टिव है। तो सीओपी हमारा काफ़ी कम हो जाता है व्हेन वी डायरेक्ट कंप्रेस इट। ठीक है, तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा 3 स्टेज कंप्रेशन का। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, तो पावर रिक्वायर्ड हमारी 8.3 आ जाएगी। ठीक है, और सीओपी हमने निकाल लिया है। ठीक है, सीओपी 5 के समथिंग आ जाएगा 5.01। ठीक है, तो ये 3 स्टेज कंप्रेशन का सवाल था विद वाटर इंटरकूलर्स। ठीक है, इसमें कोई भी फ्लैश चैम्बर नहीं लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, फ्लैश चैम्बर की बात नहीं करी गई है। अगर फ्लैश चैम्बर की बात करी गई होती तो हमारा टीएस डायग्राम कैसे मॉडिफाई हो जाता। चलिए, ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल जो यूनिट 4 से पूछे गए हैं। ठीक है।